Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdul Rahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss a very short topic that is about the test tube babies. देखने में बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन टेक्नोलॉजी के एतबार से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सारे लोगों के मसाइल का हल इसमें मौजूद है. इट इज ऑल्सो नोन एज IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, टेस्ट ट्यूब बेबीज. अब जैसे ये टर्म या ये इस्तेलाह हम सुनते हैं अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में भी, तो एक इस तरह का ख्याल आता है कि जैसे कोई मसनूई तौर पे इंसानी बच्चे पैदा किए जा रहे हों. लेकिन स्टूडेंट्स, ये अमल कतन ऐसा नहीं है. इसको जरा तवज्जो से समझिएगा कि बुनियादी तौर पे वो वाले पेरेंट्स के जो बेतहाशा कोशिशों के बावजूद किसी ना किसी फिजिकल या फिजियोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से उनके गिमीट्स आपस में सक्सेसफुली फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, तो उस सूरत में फिर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक मसनूई तौर पे फर्टिलाइजेशन का अमल बनाया गया जिसको हम कहते हैं IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. और इसको बाज़ औक़ात असिस्टेड फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है कि अगर नेचुरल प्रोसीजर्स के तहत मेल गमीट्स और फीमेल गमीट्स आपस में कंबाइन नहीं हो पा रहे तो उसके लिए फिर लैब में मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए यहां पे मेल और फीमेल गमीट्स को सक्सेसफुली फ्यूज करवा दिया जाए. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबीज. अगर पार्टनर्स खुद से रजामंद हैं इस टेक्निक के लिए तो इट इज कंप्लीटली परमिसिबल, इसकी इजाजत है और इसमें किसी किस्म का कोई सवालिया निशान बाकी नहीं रह जाता. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम इसके अंदर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें समझेंगे इसको भी देख लें वन बाय वन. सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है इट इज द फ्यूजन ऑफ द गमीट्स. लेकिन फ्यूजन ऑफ द गमीट्स के लिए द मेल गमीट्स आर द मोटाइल गमीट्स, जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं दैट आर एसोसिएटेड विद वन अनदर. ओवरीज मौजूद हैं एज गोनेड्स, ओविडक्ट्स मौजूद हैं, वो ब्रिज जो ओवरी को कनेक्ट कर रहा है विद द यूटेरस, और फिर यूटेरस वो जगह है जहां पे इम्प्लांटेशन और सक्सेसफुल डेवलपमेंट मुकम्मल की जाती है. लेकिन इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन which part is most important? तो आपको याद होना चाहिए fallopian tubes. All right, the proximal part of the fallopian tubes is that area where fertilization is mostly done. All right, फिर अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि अगर फर्टिलाइजेशन मुकम्मल नहीं हो रही, स्पर्म्स आ रहे हैं लेकिन एग्स के अंदर कोई ना कोई रिसेप्टर्स इस तरह के नहीं बन पा रहे कि जो उस स्पर्म को फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लें, तो हम ये कहेंगे कि यहां पे इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है या और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं. इसी वजह से दो और टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी यहां पे, फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी. यानी वो वाले पेरेंट्स जो गमीट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के काबिल हैं और उनमें सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो हम कहेंगे कि दे आर फर्टाइल. लेकिन बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि गोनेड्स वगैरह तो मौजूद हैं, गमीट प्रोडक्शन भी हो रही है, लेकिन स्पर्म मोटिलिटी या स्पर्म काउंट कम हो जाती है मेल्स के अंदर. इसी तरह फीमेल्स में जो ओवा पैदा हो रहे हैं वो इनकम्पैटिबल होते हैं, स्पर्म्स के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बना पा रहे होते. तो इन तमाम वजूहात की बुनियाद पे टेक्नोलॉजी पे हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है और हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में ऐसी कौन सी चीज है जिसके जरिए सक्सेसफुल ये काम हो चुका हुआ है. सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बुनियादी तौर पे इसमें किया क्या जा रहा है. जो दोनों पार्टनर्स हैं उनमें से मेल में से स्पर्म्स ले लिए जाएंगे, सीमन हम कहते हैं जिस फ्लूइड को, स्पर्म कंटेनिंग एंड द ग्लैंडुलर सिक्रीशन कंटेनिंग मिक्सचर इज नोन एज सीमन. अब ये जो सीमन लिया जाता है इसमें से फिर जो ज्यादा हेल्थी या स्ट्रॉन्ग किस्म के स्पर्म्स होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा. ऑन द अदर साइड फीमेल्स को थोड़ा सा मेडिकली ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि आपको याद होगा नेचुरल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में ओनली वन फंक्शनल ओवम इज प्रोड्यूस्ड एट वन टाइम इन वन रिप्रोडक्टिव साइकिल. तो यहां पे उन्हें किसी सूरत में हम यूं कह सकते हैं कि हाइपर ओव्यूलेटिंग फेज में लेके जाना होता है, जहां पे वो एक से ज्यादा ओवा या एक से ज्यादा फॉलिकल्स पैदा करने की सलाहियत रखती हूं. फिर फीमेल्स की ओवरीज और मेल्स के जो टेस्टीज हैं इनमें से गमीट्स या इनके सैंपल्स ले लेने के बाद आपने याद रखना है कि इस पूरे प्रोसीजर को IVF जिसे हम कह रहे हैं या टेस्ट ट्यूब बेबीज का जो मैकेनिज्म है इसको तीन बड़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज फॉलिकल एस्पिरेशन, यानी कि पहले ओवा की अच्छी तरह से छानबीन की जाए और फिर उसके बाद उनको सेलेक्ट कर लिया जाए या कलेक्ट कर लिया जाए. So eggs are harvested from ovaries. Expert look for eggs in ovaries through ultrasound. ये एक प्रॉपर जो है मैकेनिकल मैकेनिज्म होगा. Several eggs are collected through needle attached to the suction device.
यानी कि एक बारीक सी सुई जो है उसको ओवरीज तक पहले इंजेक्ट किया जाएगा और साथ साथ लोकेट किया जाएगा कि कहां पे ओवा मौजूद हैं। फिर उसके बाद उनको एक सक्शन मशीन के साथ अटैच करके तो उसमें से एग्स को, यानी ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स के अंदर एग्स पड़े हुए, उन एग्स को वहां से उठा लिया जाएगा। ये वाला पहला फेज है जिसे हम कह रहे हैं फॉलिकल एस्पिरेशन। इसके बाद अब एग्स भी हमारे पास आ चुके हुए हैं, मेल से हम पहले से जो है सीमन कलेक्ट कर चुके हुए हैं, तो यहां पे क्या करना है, सिर्फ इनको आपस में फ्यूज करवाना है। और फ्यूज चूंकि बॉडी से बाहर किया जा रहा है, चूंकि ग्लासवेयर या लैब का अपरेटस इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं इट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जी स्टूडेंट्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दूसरा फेज है इस प्रोसीजर में। अब इसमें क्या किया जाता है, द कलेक्टेड eggs are taken into lab and then insemination is performed। insemination जनरली किस तरह से की जाती है, जिसकी वजह से इसका नाम टेस्ट ट्यूब रखा गया कि टेस्ट ट्यूब के अंदर एग्स वगैरह को इंसर्ट किया जाए और फिर उसके अंदर ही सीमन को जो है वो पोर कर दिया जाए। यानी जैसे ही वहां पे स्पर्म्स गिराए जाएंगे उसके बाद ये आपस में नेचुरल मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो कंबाइन होना शुरू हो जाए। चूंकि ये फर्टिलाइजेशन बाहर अपरेटस में की जा रही है, बॉडी से बाहर जाके की जा रही है, तो इसलिए इसको इन विट्रो कह रहे हैं। लेकिन बाज औकात ये वाली चीज भी पॉसिबल नहीं लगती, तो फिर इसके लिए एक और अल्टरनेट निकाला गया जिसे हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यानी एक बारीक सी सिरिंज के जरिए दोबारा से स्पर्म्स को डायरेक्टली ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर जाके इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चूंकि साइटोप्लाज्म के अंदर जाके स्पर्म्स को रिलीज किया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखें कि इंतजार किया जाएगा कि यहां पे जो कैरियोगेमी वगैरह वाला मैकेनिज्म है, यानी न्यूक्लियाई और क्रोमोसोम्स एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाए। उसके बाद भी यहां तक काम रोका नहीं जाएगा, उस जाइगोट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कि क्या इसमें क्लीवेज या सेल डिवीजन का आगाज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फिर जैसे ही उसमें क्लीवेज या सेल डिवीजन का आगाज हो जाए, फिर उन एम्ब्रियोज को निकाल के अब अगली फेज में दाखिल करना है। मोस्टली इस तरह से किया जाता है कि कुछ एम्ब्रियोज जो हैं उनको तो एक सिरिंज में भर के अगली स्टेज की तरफ ले जाएंगे जिसे हम कहेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर। और साथ ही साथ बाज़ औक़ात ये भी किया जाता है कि अगर परमानेंट इनकम्पैटिबिलिटी या इनफर्टिलिटी का मसला हो उन कपल में या उन पेरेंट्स के अंदर, तो फिर इन्हीं एग्स को फ्रीज करके संभाल भी लिया जाता है ताकि फ्यूचर में दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। फिर इसमें स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। इस जोना पेल्यूसिडा को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जब एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाए बैक टू द यूट्रस, तो यूट्रस के साथ कनेक्शन डेवलप करना है एम्ब्रियो ने। तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं जोना हैचिंग, यानी कि जोना पेल्यूसिडा का हट जाना और उसमें से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका निकल जाना, इसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा हैचिंग। तो यहां पे आर्टिफिशियली हैचिंग करवाई जाएगी, जोना पेल्यूसिडा को रप्चर किया जाएगा, उसमें होल बनाया जाएगा और फिर उसके बाद इन एम्ब्रियोज को उठा के सिरिंज के जरिए इंजेक्ट कर दिया जाएगा इनटू द यूट्रस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करने के बाद जो डेवलपिंग एम्ब्रियोज हैं उनकी इम्प्लांटेशन को मॉनिटर किया जाता है और फिर उसके बाद अगर ये इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए तो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन जेस्टेशन की तरह ऐसा ऐसा ही अपनी डेवलपमेंटल फेजेस से ये फीटस गुजरेगा और आफ्टर 280 डेज इट विल बी अ नॉर्मल बर्थ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस पूरे केस को समझते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो पेरेंट्स के जिनमें कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी का इशू है, दे कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम दिस बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक जिसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss about some awareness things about the sexual education. इसके हवाले से स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कुछ sexually transmitted diseases का जिक्र करेंगे और फिर साथ उनके जो असरात मुरतब होते हैं और फिर अल्टीमेटली जो हम उनके पॉसिबल ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं इनका जिक्र करेंगे। डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। Alright students, The topic is about the sexually transmitted diseases. अब बुनियादी तौर पे जितनी सारी डिटेल हम पढ़ के आ चुके हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की और फिर उसके बाद बर्थ और अल्टीमेटली ये वाला टॉपिक, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि बुनियादी तौर पे हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं यहाँ पे पहली बात तो ये कि हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वी आर ब्लेस्ड विद रिलीजन इस्लाम।
ऑलराइट, वो किस तरह से कि अल्लाह ताला ने हमारी हदूद मुकर्रर की हुई हैं कि हमने किस तरह के लीगल पार्टनर्स बनाने हैं और किस तरह के ताल्लुकात कायम करने हैं। लेकिन बहुत सारे मगरबी ममालिक में या बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड एडवांस वेस्टर्न सोसाइटीज़ या सिविलाइजेशंस में इन चीज़ों को या इन हदूदों को यूद का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से इस तरह के मसाइल हमें नज़र आते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या ये चीज़ किसी भी सूरत में फ़ायदेमंद हो सकती है? तो इट विल बी अ बिग नो इन दैट केस। तो इस लिहाज से मैं चाह रहा हूं कि आप खुद भी इस चीज को गौर से समझें और दूसरों को भी इस चीज की जरूर अवेयरनेस दें कि बुनियादी तौर पे द रिप्रोडक्शन और दिस टेक्निक और दिस मैकेनिज्म इज वेरी सेंसिटिव एंड द होल जेनिटल्स एंड अदर पार्ट्स दे आर हाइपर ससेप्टेबल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, जिनमें से चंद का जिक्र अभी हम करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज ये है कि अनहेल्थी एटीट्यूड्स एंड लो मोरल वैल्यूज समटाइम्स लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। अब आप देखें कि ये जो जिस्म अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक इंपॉर्टेंट रोल है द जेनिटल्स। स्पेशली अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो ये यूरिनोजेनिटल्स हैं, यानी यूरिनरी सिस्टम का भी हिस्सा है और साथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का भी हिस्सा है। इसी तरह इन केस ऑफ फीमेल्स इवन द यूरेथ्रा और द वजाइनल ओपनिंग्स दे आर प्रेजेंट इन द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी, दे आर आल्सो सेंसिटिव। ऑलराइट, तो इस लिहाज से ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितनी ज्यादा सफाई सुथराई, जितनी ज्यादा एहतियातें बरती जाएंगी, उतना हम अपने आप को बेहतर और बचा के रख सकते हैं इस तरह की बीमारियों से। ऑलराइट, सो नाउ द फर्स्ट डिजीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज गोनोरिया। अब गोनोरिया स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है इस इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है मोस्टली दे बिलोंग टू द ग्राम नेगेटिव ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टियन ग्राम स्टेन्स। अब अगर यहां पे हम इसका नाम देखें तो नेज़ीरिया गोनोरिया, आप याद रखिएगा, नाइजीरी गोनोरी भी इसको कहा जाता है। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखना है। इफेक्ट्स इसके क्या हैं ये बात समझ लें। मेनली द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट इज इन्फेक्टेड। अब देखें, आपने इस चीज को गौर से समझना है कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए। मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए, वार्म एनवायरनमेंट चाहिए। तो क्या हमारी बॉडी के अंदर ये फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया को फौरी तौर पे अवेलेबल नहीं होंगी? बिल्कुल अवेलेबल होंगी। तो ये बैक्टीरिया किसी भी अनहाइजेनिक सेक्सुअल कांटेक्ट के नतीजे में अगर बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है थ्रू ओरल रूट, थ्रू वेजाइनल रूट या किसी भी और वजह से, तो बुनियादी तौर पे ये क्या करेगा, इन यूरिनोजेनिटल्स के म्यूकस मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करता हुआ फिर आगे गुजर जाएगा और सेल्स के अंदर जाके बीमारी फैलाना शुरू हो जाता है। देन इट इज हाईली कंटेजियस थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। इसका मतलब यह है कि एक से दूसरे पार्टनर को फौरी तौर पे लग सकता है। देन अगर हम बच्चों के हवाले से बात करें तो यह चीज और भी ज्यादा तकलीफदेह होगी कि अगर पेरेंट्स के अंदर ये जर्म्स पहले से मौजूद हैं या किसी न किसी वजह से आ चुके हुए हैं, तो ये उनकी अगली नस्ल के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस तरह से इन बच्चों को हम कहेंगे कि दे हैव कंजेनिटल एसटीडी, यानी पैदाइशी तौर पे ही उन बेचारों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो चुकी हुई है, दैट वाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, मे एक्वायर सीरियस आई इंफेक्शंस इफ पास थ्रू द इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल। अगर ये यूट्रस में से और फिर उसके बाद सर्विक्स वजाइना में से होता हुआ डिलीवर होता है बच्चा, तो अगर ये डायरेक्टली किसी ना किसी तरह कांटेक्ट में आ जाता है उस बैक्टीरियम के, तो इसके अंदर भी मसाइल पैदा हो सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक बात है। तो एहतियात कर लेना, सफाई सुथराई का ख्याल रख लेना इज मच मोर बेटर टू हैविंग एन इन्फेक्टेड नेक्स्ट जनरेशन। देन स्टूडेंट्स, द अदर इन्फेक्शन इज सिफिलिस और साइफिलिस भी इसको कहा जाता है। अब ये जो सिफिलिस है ये एक स्पाइरोकीट बैक्टीरियम यानी कि एक बलदार बैक्टीरियम की, यूं समझे, उसकी वजह से हो रहा है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है दैट इज ट्रिपोनेमा पैलिडम, और इफेक्ट्स इसके जो हमें नजर आते हैं, इट डैमेजेस द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आईज, बोन्स, जॉइंट्स, सीएनएस, हार्ट एंड स्किन। तो आप स्टूडेंट्स खुद से अंडरस्टैंड कर लें कि इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन बच रहा है कि जो इस तरह के बैक्टीरिया का शिकार नहीं हो रहा। इवन दो द लंग्स हैव बीन नॉट मेंशन इन योर बुक, लेकिन फेफड़ों के अंदर भी बाज़ औक़ात ये सर्कुलेशन में जाके एंटर हो जाता है और वहां पे जाके भी बीमारी फैला सकता है। तो ये चीज काबिल गौर है यहाँ पे कि अगर खुदा ना खास्ता इस बड़ी मुसीबत में मुब्तला होने से पहले ही किसी ना किसी तरह से हाइजेनिक मेजर्स ले ली जाएं, एहतियाती तदाबीर अपना ली जाएं और उसके साथ ही साथ हलाल पार्टनर का इंतखाब कर लिया जाए, तो इट विल बी मच मोर बेटर एंड सेफ। ऑलराइट,
सो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज द मेन सोर्स ऑफ डिसेमिनेशन, इनके फैलने की बुनियादी वजह जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है। दोबारा देन इज द वायरल इन्फेक्शन, जेनिटल हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 2 की वजह से जो बीमारी हो रही है। और वायरसेस के लिए स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, खतरनाक बात यह है कि बाज़ औक़ात इनकी बैरूनी अलामात नजर ही नहीं आती और काफी अरसे के बाद जाके नजर आती हैं, कि जब तक ये बहुत सारे इंटरनल सिस्टम्स को खराब कर चुके होते हैं या नुकसानात पहुंचा चुके होते हैं। इट इज कॉज्ड बाय हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस। इसके इफेक्ट्स क्या हैं? इन्फेक्शन ऑफ जेनिटलिया, जेनिटल सोरनेस एंड अल्सर्स इन इन्फेक्टेड एरियाज। यहाँ पे छाले बनेंगे, छोटे छोटे बारीक बारीक एपिथेलियल लेयर्स बन जाते हैं। और फिर उसके बाद ये भी मुमकिन है कि जख्मों की सूरत इख्तियार कर जाए या जख्मों की शक्ल में ये नजर आना शुरू हो जाए कि ये इस वायरल इन्फेक्शन का असर है। ऑलराइट, फिर जो नौ मौलूद बच्चे हैं उनके अंदर क्या खतरा है कि वो मदर्स जिनको प्रेगनेंसी के दौरान या उससे कबल जो है ये मसला हो चुका हुआ था, ये वायरस अगर उनकी बॉडी में आ चुका हुआ था, तो इनके जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनके नर्वस सिस्टम्स और आइज वगैरह को भी मुतासिर किया जा सकता है। और यहीं तक बात खत्म नहीं होती, बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि द वायरसेस दे बिकम लेटेंट, बॉडी के अंदर बैठ जाते हैं और देखने में इनएक्टिव होते हैं क्योंकि बीमारी की कोई अलामत नजर नहीं आ रही होती, लेकिन उसके बावजूद दीज वायरसेस दे एंटर द न्यूरॉन्स। और अगर नर्वस सिस्टम तक इनकी रसाई हो जाए तो इसका मतलब यह है कि अब इनका खतरा और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा और उससे इलाज करना या उससे छुटकारा हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। देन इज द अल्टीमेट डिसऑर्डर एंड इट इज एड्स। जी स्टूडेंट्स, एड्स इज एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड इट इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि ये जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है आपके टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है और इम्यूनिटी को ही रिड्यूस कर देता है। यानी वो सिस्टम जिसने बुनियादी तौर पे बीमारियों के खिलाफ जंग करनी है, उसी सिस्टम के ऊपर जब हमला हो जाएगा तो बॉडी जो है वो कंप्लीटली वल्नरेबल होगी कि आसानी से कोई भी बीमारी अटैक कर सकती है। यही वजह है कि एड्स एक अकेली बीमारी नहीं बल्कि इट बिकम्स अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इंसान को क्योर करना या उसको रिकवर करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके लिए भी जो बुनियादी तौर पे सबसे ज्यादा खतरनाक चीज, इवन दो इसके आगाज से लेके इसके फैलाव तक, दैट इज द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जो इंटीमेट कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं विदाउट एनी प्रिवेंटिव मेजर्स, उनकी वजह से एड्स अभी तक दुनिया में सबसे ज्यादा फैल चुका हुआ है। और यहां पे अगेन स्टूडेंट्स मैं यही कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम ममालिक में इसकी प्रोबेबिलिटी ना होने के बराबर है एज कंपेयर टू दोज कंट्रीज कि जहां पे इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाता कि लिमिट्स वगैरह क्या है या हाइजेनिक मेजर्स को भी मद्देनजर रखना है। फिर उसके बाद अगर इन बीमारियों को कंट्रोल करने की हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि पहले नंबर पे तो सेक्सुअल कांटेक्ट से परहेज किया जाए, दूसरे नंबर पे बेहतर सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। अगर हम तमाम बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए एक जुमले में बंद करना चाहें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सफाई निस्फ ईमान है। यही हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए इस चीज को समझने के लिए, और इस तरह की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों को अवॉइड किया जा सकता है जस्ट बाय वॉशिंग योर हैंड्स एंड कीप योरसेल्व्स क्लीन। ऑलराइट, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, चूंकि इसके लिए हमारे पास बहुत सारी अद्वियात या एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं इसके, काफी ज्यादा दौरानिए के लिए दवाइयां इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और फिर उसके बाद जाके भी चांसेस होते हैं कि रिकवर हो या ना हो। लेकिन एड्स वाले केस में चूंकि रेट्रोवायरल अटैक है तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये अभी तक ला इलाज है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो खुद भी इन सब चीजों का ख्याल रखें, दूसरों तक भी ये अवेयरनेस पहुंचाएं, क्योंकि सफाई रखना हर लिहाज से सफाई रखने के ज़मरे में आता है। ना सिर्फ ये कि हम खाने पीने के दौरान अपने हाथ मुंह धो के खाना खाएं, बल्कि अपनी जिंदगी के हर हिस्से में सफाई को अपना मामूल बना लिया जाए तो वी कैन अवॉइड सच ड्रेडफुल डिजीजेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहीं पे इस सेशन का इख्तिताम करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।